हो जाते क्या हो जाएंगे आलू। अगर एग्रोनॉमी में हम देखेंगे जैसे जो हमारे सीरियल्स क्रॉप अनाज वाली फसलें तो उसमें हमारा हो जाएगा टोबैको या तंबाकू आता। क्या था? टोबैको या तंबाकू। तो हम यहाँ पर देख रहे थे वेजिटेबल, क्या देख रहे थे? सब्जियों के बारे में। ओलरीकल्चर, ओलरीकल्चर किस भाषा का शब्द है? इसको आप सबको हमने बता दिया था, लैटिन भाषा का शब्द है। किसका? लैटिन भाषा का शब्द है। जिसके लास्ट में कल्चर लगा रहता है वो अधिकतर किस भाषा के अंतर्गत आता है? लैटिन भाषा के अंतर्गत आता है। उसके बाद हमने बताया था कि हमें प्रतिदिन कितना सब्जियों का सेवन करना चाहिए, तो 300 ग्राम सब्जियों का सेवन करना चाहिए। कितना? 300 ग्राम। किसके अनुसार? आईसीएमआर के अनुसार। किसके? आईसीएमआर, जिसका पूरा नाम होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। पूरा नाम क्या आपने आप सबको बता दिया था, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये कहां पर स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित, यानी नई दिल्ली में स्थित है। तो ये सब के बारे में हमने आप सबको बता दिया था। और हमने बैगन की खेती के बारे में बताया था। क्या? बैगन की खेती। बैगन को जैसे एक प्लांट किससे कहा जाता है? बैगन को बोटेनिकल नेम सोलेनम मेलोजिना। उत्पत्ति स्थान क्या होता? भारत होता। क्रोमोसोम नंबर हमने आप सबको बताया था कि आलू, टमाटर, बैगन, मिर्च और धान। क्या बताया था? आलू, टमाटर, बैगन और मिर्च। इसको आलू को मान, आलू, टमाटर, बैगन, मिर्च और यहाँ पर हम दाल देख लेते हैं, राइस। इन सभी में जो क्रोमोसोम नंबर होता है ये यहाँ पर ध्यान रखना। टमाटर, बैगन, मिर्च और धान यानी राइस क्रॉप, इन सभी में जो क्रोमोसोम नंबर होता है 2n। तो 2n इक्वल टू कितना होता है? 24 होता है, यानी 24 होता है। तो अगर आपको ये ध्यान रखना, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो यहाँ से आपका ये क्लियर हो जाएगा। टमाटर, बैगन, मिर्च और राइस, राइस या धान, इन सभी में क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा? गुणसूत्र की संख्या 24 पाई जाता है। कितना पाई जाता है? 24। ये हमने आप सबको बता दिया था। अगर भाई आलू पूछ ले तो आलू भी 16 कुल से संबंधित है, तो आलू में जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो कितना होता है? 48 होता है। कितना होता है? 48 होता है। तो ये ध्यान रखना, आलू में क्रोमोसोम नंबर या गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 48 होती है। तो इसको आप ध्यान रखना। उसके बाद बैगन का उत्पत्ति स्थान या एक प्लांट का ओरिजिन प्लेस क्या हो जाएगा? तो भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत हो जाता है। उसके बाद हमने बताया था कि किस प्रकार का बैगन खाने से जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं या हृदय रोगी या यानी जिसे बोला जाता है मधुमेह रोग। क्या बोला जाता है? मधुमेह रोगी, ये जिसे बोला जाता है शुगर। तो उनके लिए सफेद बैगन, व्हाइट कलर का बैगन जो सफेद बैगन होता है वो उनके लिए लाभदायक होता है। क्या होता है? सफेद बैगन। सफेद बैगन उनके लिए लाभदायक होता है। बैगन की सीड रेट हमने 20 दर बताया था। तो बैगन की सीड रेट क्या होती है? 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। कितना? 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। नर्सरी के लिए अगर हाइब्रिड वही आ जाता है, हाइब्रिड का अगर पूछ लेता तो 175 से 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 175 से 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। तो ये हो जाता है। उसके बाद हमने बताया था कि बैगन की फसल या सोलेनेसी फैमिली का सबसे मुख्य खरपतवार कौन सा होता है? ओरोबैंकी होता है। क्या होता है? ओरोबैंकी, जिसे बोला जाता है टोटल रूट पैरासाइट। क्या बोला जाता है? टोटल रूट पैरासाइट, यानी पूर्ण जड़ परजीवी। टोटल रूट पैरासाइट। पैरासाइट मतलब क्या होता है? परजीवी होता है। क्या होता है? परजीवी क्या होता है? जो अपने जीवन यापन के लिए, जो देखो समझ लेना, टोटल अगर जहां लगे टोटल पैरासाइट, क्या लग जाता है? टोटल मतलब तो अपने जीवन यापन के लिए पूर्णतः किसी पर आधारित होता है। जैसे ये जो ओरोबैंकी रहेगा ये अपने जो न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व जो ग्रहण करेगा, जो सोलेनेसी कुल से संबंधित जो यहाँ पर फसलें रहेंगी, जैसे टमाटर में हो गया, बैगन में हो गया, तो इन्हें से अपना भोजन ये ग्रहण करेगा। तो इसीलिए इसे बोला जाता है टोटल रूट पैरासाइट। मतलब अपने जीवन यापन के लिए किसी पर अगर तुम पूर्णतः आधारित रहता, क्या किसी पूर्णतः आधारित होता है तो उसे बोला जाता है टोटल पैरासाइट या टोटल पूर्ण परजीवी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पूर्ण परजीवी। अब टोटल रूट पैरासाइट है मतलब पूर्णतः जड़ परजीवी है, तो ये हमारा कौन सा? ओरोबैंकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओरोबैंकी हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना। सीड रेट हो गया। उसके बाद बैगन में बैंगनी रंग का कारण हमने बताया था एंथ्रोसाइनिन। क्या बताया था? एंथ्रोसाइनिन के बारे में हमने आप सबको बताया था। बैगन में बैंगनी रंग का कारण एंथ्रोसाइनिन। और वैरायटी हमने आप सबको कुछ बताया था। बैगन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमने बता देता है 6.4% होता है। कितना होता है? 6.4% होता है। बैगन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 6.4% होता है। अब
जैसे हमने आप सबको वैरायटी अगर पूछ लेता क्या, जो मेजर वैरायटी उसको हम बता देते। जैसे हमारा पूछा जाता पूसा क्रांति, पूसा क्रांति ये भी बैंगन की प्रजाति है। पंत सम्राट क्या हो जाएगा, पंत सम्राट। पूसा क्रांति हो जाएगा, पंत सम्राट हो जाएगा। ये दोनों वैरायटी तो काफी महत्वपूर्ण है, क्या बहुत ही महत्वपूर्ण वैरायटी जो पूछी जाती है। उसके बाद एक वैरायटी और पूछा जा सकता नीलकंठ। क्या पूछा जा सकता, नीलकंठ। ये भी किसकी वैरायटी है, तो ये हमारे किसके, बैगन की वैरायटी या प्रजाति हो जाएगी। पूसा क्रांति, पंत सम्राट तो बहुत ही फेमस वैरायटी, तो इसको आप ध्यान रखना। बाकी और उसमें वैरायटी हमने आप सबको बताया था, तो उसको भी साथ में आप याद कर लेना। अब देखो हमने बताया था बैगन में जो बीमारी लगती है, लिटिल लीफ। क्या बताया था, लिटिल लीफ, जिसे हिंदी में बोला जाता है छोटी पत्ती। क्या बोला जाता है, छोटी पत्ती। अब ये किसके द्वारा होता है, हमने आप सबको बताया था ये बीमारी किसके द्वारा होता है, तो ये किसके द्वारा होता है, माइकोप्लाज्मा द्वारा होता है। किसके द्वारा, माइकोप्लाज्मा द्वारा होता है। तो ये ध्यान रखना कि बैगन में लिटिल लीफ बीमारी जो होता है किसके द्वारा होता है, तो माइकोप्लाज्मा द्वारा होता है। किसके द्वारा, माइकोप्लाज्मा या लिटिल लीफ बीमारी जो होता है किसमें लगता है, तो बैगन में लगता है। किसमें, बैगन में। ये हो गया डिजीज। अगर वही हमने आप सबको ये बताया था इंसेक्ट। क्या बताया था, इंसेक्ट, बैगन में लगने वाला मुख्य कीट। तो क्या बताया था, स्टेम एंड फ्रूट बोरर, तना एवं फल छेदक। क्या हो जाएगा, स्टेम एंड फ्रूट बोरर, स्टेम एंड फ्रूट बोरर। जिसे बोला जाता तना एवं फल छेदक। ये कीट, ये बैगन का मुख्य कीट माना जाता है। क्या माना जाता है, बैगन का मुख्य कीट माना जाता है। तो ये पूछ लेता है कि बैगन का मुख्य हानिकारक कीट कौन सा होता है, तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा, स्टेम एंड फ्रूट बोरर हो जाएगा। और टमाटर के बारे में हमने आप सबको बता दिया, टमाटर के बोटेनिकल में लाइकोपर्सिकम मैस्कुलेंटम फैमिली क्या हो जाएगा, सोलेनेसी। क्या हो जाएगा, सोलेनेसी। टमाटर का ओरिजिन प्लेस कई बार पूछा गया, तो आप सबको हमने बताया था ओरिजिन प्लेस क्या हो जाएगा, साउथ अमेरिका। क्या हो जाएगा, साउथ अमेरिका, या जिसे बोला जाता है दक्षिणी अमेरिका। कभी कभी पेरू भी लिख देता, क्या, पेरू भी लिख देता। तो ये ध्यान रखना कि टमाटर का ओरिजिन प्लेस है, उत्पत्ति स्थान साउथ अमेरिका या पेरू। अब पूछ लेता कि टमाटर में लाल रंग का कारण, ये क्वेश्चन तो कई बार आया कि टमाटर में लाल रंग का कारण। देखोगे रेड कलर किसके कारण होता है, तो अगर रेड कलर पूछ लेगा तो लाइकोपिन। क्या हो जाएगा, लाइकोपिन। इन सब के बारे में हमने आप सबको पूरा पढ़ा दिया, लेकिन तो एक बार जो मेजर क्वेश्चन बता दे रहा। लाइकोपिन रेड कलर अगर पूछ लेगा, अगर वही पूछ लेता पीला रंग का कारण, टमाटर में पीले रंग का कारण हो जाए बीटा कैरोटीन। क्या हो जाएगा, बीटा कैरोटीन हो जाएगा। उसका ऑरेंज कलर का कारण, ऑरेंज कलर के कारण हो जाए प्रोलाइकोपिन। क्या हो जाएगा, प्रोलाइकोपिन। ऑरेंज कलर का कारण अगर पूछ लेगा, अगर वही पूछेगा तो हरे रंग का कारण, तो यानी हरित लवक, जिसे बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक जिसे बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। तो ये ध्यान रखना। तो सबसे मेजर तो यही है, बाकी हमें याद तो सब होना चाहिए, बाई चांस कुछ भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन, पीला रंग बीटा कैरोटीन, ऑरेंज कलर का कारण प्रोलाइकोपिन, और हरे रंग का कारण क्या होता है, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। क्या हो जाएगा, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। अब ये क्या होता है, अब ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि टमाटर में लाइकोपिन बनने के लिए उपयुक्त तापमान, लाइकोपिन बनने के लिए, तो लाइकोपिन बनने के लिए जो उपयुक्त तापमान होता है वो होता है 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जिस पर रेड कलर, टमाटर रेड कलर सबसे अच्छा होगा। जब ये मैच्योर होगा, पकेगा, जब ये पकने लगेगा, तो इसमें जो रेड कलर सबसे अच्छा होगा 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के, अगर इसके आसपास टेम्परेचर चल रहा तो उसमें सबसे अच्छा रेड कलर टमाटर होगा, यानी लाल रंग होगा। अब कितने डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होने पर लाइकोपिन बनना बंद हो जाता है। अब लाइकोपिन रेड कलर देखोगे, कुछ टमाटर जब ज्यादा धूप होने लगते तो टमाटर पीले होने लगते। कैसे होने लगते, पीले होने लगते हैं। तो ये सब किसके कारण होता है, टमाटर में पीला रंग। तो हमने आपसे, उसके बाद 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान होने पर इसमें लाइकोपिन बनना बंद हो जाता है। क्या 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान होने पर लाइकोपिन बनना बंद हो जाता है।
अब इसके बाद चलिए हम स्टार्ट करते हैं कोल क्रॉप्स से। कोल क्रॉप्स मतलब जो होता है, अब देखो ये कोल क्रॉप्स जो होती है ये कहां पर उगाई जाती है? कोल्ड सीजन, यानी जहां पर कोल्ड क्लाइमेट होता है, क्या ठंडी जलवायु होता है, वहां पर इसकी खेती की जाती है। कोल क्रॉप्स जो हमारी खेती की जाती है जहां पर जो ठंडी जलवायु होता है या कोल्ड क्लाइमेट होता है, क्या होता है? कोल्ड क्लाइमेट, तो यहाँ पर उसकी खेती की जाती है। अब कोल क्रॉप्स में हमारी कौन कौन फसलें आती हैं? तो हमारे जैसे फूल गोभी, क्या हो जाएगा? फूल गोभी, जिसे क्या बोला जाता है? कॉलीफ्लावर, कैबेज मतलब पत्ता गोभी या पात गोभी। उसके बाद हमारा हो जाएगा गांठ गोभी, गांठ गोभी। अब जिसको भैया इसका फिगर देखना होगा वो अपने गूगल में जाके देख लेगा, गांठ गोभी का डाल देना गांठ गोभी के बारे में, उसका इमेज सब आ जाएगा। ठीक है, गांठ गोभी कैसा होता है। बाकी इस समय यहाँ पर सर्वर इसका नहीं काम कर रहा, नहीं दिखाई देते। ठीक है, तो गांठ गोभी हो सकता है कुछ बच्चे ना देखे हो, बाकी फूल गोभी पात गोभी तो सभी लोग देखे होंगे। गांठ गोभी में हम आप एक बार मतलब इमेजिन आप सब कर लेना, एक बार दिखा रहे, इसे बता दे रहे हैं कि कैसे होता है गांठ गोभी। अब देखिए ऐसे इसमें डंठल, और इसके ऊपर हमारे यहाँ खेती होती है सब्जियों की, तो फूल गोभी पात गोभी ये सब लगाया जाता है, तो वहां पर पता था लगभग कैसे होता है। ऐसे इसमें रहेगा, इसमें देखो ऐसे फल लगा रहता है, ले जाकर ऐसे लंबा सा ऐसे फल लगा रहता है इसमें, ऐसे गांठ की तरह ऐसे लंबा सा बना रहेगा। उसके बाद इसमें जाके ऐसे पत्तियां इसकी निकली रहती है, ऐसे इसमें पत्तियां ऐसे लगी रहती हैं। उसके बाद पत्तियों में ऐसे धारीदार ऐसे बना रहेगा, तो यहीं से सब पत्तियां निकली रहती हैं। और ये पूरा यही पूरा गांठ की तरह ऐसा बना रहता है, इतना जो भाग रहता है बीच का एक गांठ की तरह पूरा इसमें गूदा उदा पल्प या गूदा भरा रहता है। इसको जब बनाना होता है तो इसको ऊपर से हल्का सा कवर छिल के उसको इसके जो गूदा होता है इसी की सब्जी बनाई जाती है। तो अगर आप देखोगे चाहे गूगल में कभी भी देखोगे तो इसी तरह दिखाई देगा, इसमें से पत्तियां निकली रहेंगी और बीच में से गांठ नुमा बना रहता है, तो इसी को क्या बोला जाता है? गांठ गोभी। जैसे अगर हम सब क्या होता है फूल गोभी की कभी खेती की जाती है तो उसमें गांठ गोभी का बीज आ जाता है, लेकिन तो रोपाई जब इसके नर्सरी डालेंगे तब नहीं पता चलेगा, नर्सरी में सेम वैसा रहेगा, लेकिन तो जब ये पौधा बड़ा होने लगेगा तब पता चलता है ये गांठ गोभी है। क्या? गांठ गोभी। उसमें फूल बनने की जगह उसमें क्या ऐसे गांठ नुमा ऐसे बन जाएगा, क्या बन जाता है? गांठ नुमा ऐसे बन जाएगा, यहाँ पर ऐसे ज्वाइंट रहता है, पौधों से ज्वाइंट रहेगा। उसके बाद यहाँ से पत्तियां निकलती रहती हैं, बाकी आप सब देख सकते हैं आराम से आसानी से। ठीक है, अभी हमारे जो इसकी खेती देखे होंगे आप सब, कब इसकी खेती की जाती है? जब हमारा ठंडी का सीजन चलता है। क्या? ठंडी का सीजन चलता है। इसकी अगस्त में लोग, जून अगस्त जुलाई में अगस्त लोग इसकी नर्सरी डालते हैं। उसके बाद नर्सरी डालने के बाद इसकी लोग रोपाई करेंगे। रोपाई करने के बाद ये जाके तैयार होता है, दीपावली में तैयार होने लगता है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में ये सब तैयार होने लगता है। तो ये हमारे कोल यानी ये ठंडी जलवायु, इसलिए इसे बोला जाता है कोल्ड सीजन क्रॉप्स। कोल्ड सीजन क्रॉप्स या बोला जाता है कोल्ड क्लाइमेट की फसलें होती, कोल्ड क्लाइमेट यानी ठंडी जलवायु की फसलें मानी जाती है। अगर इसके अंतर्गत एक पहला क्वेश्चन ये बनता है कि कोल्ड क्रॉप्स के अंतर्गत कुल कितनी सब्जियां आती है? वैसे देखा जाए तो 7 सब्जियां आती है। क्या आती? 7 सब्जियां आती हैं। देखो हमारा फूल गोभी हो जाएगा, पात गोभी हो जाएगा, गांठ गोभी हो जाएगा, उसके बाद स्प्राउट ब्रोकली हो जाएगा, उसके बाद ब्रोकली हो जाएगा, मतलब कई इसकी आती हैं। तो हमें जो यहाँ पर केवल पढ़ना, केवल हमें 3 पढ़ना, फूल गोभी, पात गोभी और गांठ गोभी। क्या पढ़ना? फूल गोभी, पात गोभी और गांठ गोभी। तो पहला क्वेश्चन ये ध्यान रखना कि कोल क्रॉप्स में कुल कितनी सब्जियां आती हैं। बस ये क्वेश्चन कल तुम्हारे लायक है कि कोल क्रॉप्स में कुल कितनी सब्जियां आती है। तो कुल कितनी सब्जियां आती है? तो 7 इसकी वैरायटी आती है। क्या आती है? 7 इसकी वैरायटी या प्रजातियां इसकी आती है। तो यही क्वेश्चन हमारे जो यूपी कैटल में या बीएचयू लगभग पूछा जा सकता है। अब इससे ज्यादा नहीं पूछा जाए, अगर मानते हैं कुछ बचता तो उसके बारे में हम जरूर आप सबको बता देंगे, जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनेगा, तो उसको आप सबको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पर ध्यान रखना कि कोल क्रॉप्स में कुल कितनी सब्जियां आती है? 7 सब्जियां आती है। कितनी आती है? 7 सब्जियां आती हैं। अब पहला इसमें आ जाता है, आप देखते हैं हमारे कोल क्रॉप्स में फूल गोभी। क्या देखेंगे? फूल गोभी। अब देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया कि कोल क्रॉप्स में कुल कितनी सब्जियां आती है? 7। अब देखो सातों की जो फैमिली होती है, फैमिली या कुल या परिवार, तो जो सातों की फैमिली होती है क्रूसिफेरी होती है। क्या होता है?
क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी दोनों लिखा जा सकता है। ब्रेसिकेसी, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर दोनों लिखा जा सकता है कि इसकी फैमिली क्या होती है, कोलक्रॉप्स में जो सब्जियां आती है उसकी फैमिली क्या हो जाएगा, क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी दोनों हो सकता है। तो आप दोनों नोट कर लीजिएगा कि कोलक्रॉप्स की जो फसलें होती है वो किस कुल से संबंधित होती हैं। तो ये किस कुल से संबंधित होते हैं, क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी से संबंधित होती है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। हमने आप सबको बताया कि कोलक्रॉप्स में कुल कितनी सब्जियां आती है, 7 आती हैं। इसकी फैमिली क्या होती है, क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी होती है। अब पहले हम देखेंगे कॉलीफ्लावर। क्या देखेंगे, कॉलीफ्लावर या फूल गोभी। अब देखो सबकी जो बोटेनिकल नेम एक ही रहेंगे, तो केवल वैरायटी यहाँ पर चेंज हो जाएगा। क्या रहेगा, वैरायटी बदल जाएगा। देखो सबसे पहले हम देखेंगे फूल गोभी, यानी कॉलीफ्लावर कल्टीवेशन। कॉलीफ्लावर कल्टीवेशन या फूल गोभी की खेती। अब फूल गोभी की खेती, अब इसका सबसे पहला ये तो बोटेनिकल नेम है, वनस्पतिक नाम। तो देखो ब्रेसिका ओलेरेसिया, सभी में यह रहेगा। जितने भी कोलक्रॉप्स के अंतर्गत सब्जियां आती, पहला शब्द ये सभी में मैच करेगा कि ब्रेसिका ओलेरेसिया हो जाएगा। क्या हो जाए, ब्रेसिका ओलेरेसिया। अब जो बदलेगा, जैसे अगर हम पत्ता गोभी, अब देखो यहाँ फूल गोभी का ब्रोटाइटिस है। क्या है, ब्रोटाइटिस। अगर वही पत्ता गोभी देखेंगे तो वहां पर हो जाएगा तुरंत यहाँ पर केपिटाटा। क्या हो जाएगा, केपिटाटा हो जाएगा। अगर पत्ता गोभी का बोटेनिकल नेम देखेंगे तो ब्रेसिका ओलेरेसिया तो रहेगा ही, ये सेम मैच करेगा। लेकिन तो यहाँ पर केवल ये बदल जाएगा, यहाँ ब्रोटाइटिस है तो वहां पर हो जाएगा केपिटाटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केपिटाटा। तो हमारा कहने का मतलब यही आप सबको समझाने का है कि जो बोटेनिकल नेम है, जो हमारे इसकी यहाँ पर ब्रेसिका ओलेरेसिया सेम रहेगा, केवल लास्ट में सभी की वैरायटी बदल जाएगी। जितनी भी सब्जी आएंगी कोलक्रॉप्स के अंतर्गत सभी की क्या वैरायटी बदल जाएंगी। फैमिली सभी का सेम रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और क्रोमोसोम नंबर भी लगभग सभी में सेम या बराबर रहेंगे। उसमें भी 18 रहते हैं। देखिए इसमें 18 दिया। तो फूल गोभी का बोटेनिकल नेम ब्रेसिका ओलेरेसिया, वैरायटी ब्रोटाइटिस। ये याद होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सबको याद हो जाए, इसी में कंफ्यूजन होता है। ब्रोटाइटिस या केपिटाटा या स्प्राउट, ये जो इसमें अलग अलग सब वही दिक्कत होता है। और देखो फैमिली हो जाएगा क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी। हमने आप सबको बताया था कि फैमिली सभी के क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी भी हो सकता है। जैसे हमारे इसमें मूली भी आता है। क्या, मूली की फसल, वो भी किसी के अंतर्गत, मतलब कोलक्रॉप्स के अंतर्गत नहीं आती, लेकिन तो इसकी जो फैमिली होती है सेम होती है। अब देखो उत्पत्ति स्थान, हाँ ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। यहाँ तो आपको सब क्वेश्चन याद होना चाहिए जितना अभी तक हमने क्वेश्चन आप सबको बताया है। तो ओरिजिन प्लेस या उत्पत्ति स्थान इटली। तो इटली की राजधानी क्या हो जाएगा, किसी को पता, रोम। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना। अगर पूछ लेता कि इटली की राजधानी क्या हो जाएगा, तो इटली की राजधानी क्या हो जाएगा, तो रोम हो जाएगी। ये ध्यान रखना, इटली की राजधानी क्या हो जाएगा, रोम। अब देखो इसमें क्रोमोसोम नंबर या गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18। तो ये हमारा हो गया फूल गोभी का बोटेनिकल नेम ब्रेसिका ओलेरेसिया, वैरायटी ब्रोटाइटिस, फैमिली क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी, ओरिजिन प्लस इटली 2n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। गुणसूत्र या क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं कि अगर पूछ लेगा फूल गोभी का खाने वाला भाग कौन सा होता है, पत्ता गोभी का। अब लोग बहुत लोग खाते हैं पुष्पासन खाते हैं। क्या खाया जाता है, पुष्पासन। आपका बात सही है, पुष्पासन खाया जाता है, मानते हैं। लेकिन तो जो हमारे पेपर में देगा, हमारे पेपर में पुष्पासन नहीं लिखता है। जो हमारा कंपटीशन का पेपर होगा उसमें पुष्पासन नहीं, आप बोर्ड पेपर में लिख दोगे चल जाएगा। लेकिन तो यहाँ पर आपका तुरंत गलत हो जाएगा क्योंकि पुष्पासन उसमें ऑप्शन नहीं रहेगा। ये ध्यान रखना। तो फूल गोभी का खाने वाला भाग जो होता है कर्ड होता है। क्या होता है, कर्ड। अब मानते तुम्हें अगर कंफ्यूजन होता है कि फूल गोभी का अगर कर्ड होता है तो पत्ता गोभी का हेड होता है। क्या माना जाता है, हेड होता है। पत्ता गोभी का खाने वाला हेड होता है। अगर आपको इन दोनों में कंफ्यूजन होता तो एक नॉर्मल सा ट्रिक है, आप क्यों ध्यान रखना, बस हम बता दे रहे हैं। केवल कॉलीफ्लावर को इंग्लिश में कैसा लिखा जाता है, CAULIFLOWER। कॉलीफ्लावर, सी से कॉलीफ्लावर और सी से कर्ड। बस आप इतना ध्यान रखना। सी से क्या होता है, कॉलीफ्लावर होता है, और सी से क्या हो जाएगा, कर्ड। तो फूल गोभी का खाने वाला भाग क्या हो जाएगा, कर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ड हो जाएगा। तो ये अगर आप ध्यान रखोगे तो आपकी जो पत्ता गोभी में उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये यहाँ से आपका क्लियर हो गया कि फूल गोभी का खाने वाला भाग क्या होता है, कर्ड होता है।
सी से कॉलीफ्लावर हो जाएगा और सी से कर्ड हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया। अब आ जाता है इसके पुष्करम को क्या कहा जाता है, रेसिमोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेसिमोज कहा जाता है। कॉलीफ्लावर के इन्फ्लोरेसेंस से जो होता है पुष्करम, उसको क्या कहा जाता है, रेसिमोज। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में फूल गोभी की खेती कब प्रारंभ की गई, किस शताब्दी में। तो 15वीं शताब्दी में भारत में फूल गोभी की खेती प्रारंभ की गई। तो ये ध्यान रखना कि फूल गोभी की खेती भारत में कब प्रारंभ की गई, तो 15वीं शताब्दी में। सॉइल आ जाता है सैंडी लोम या लोम, बलुई दोमट या दोमट। पीएच कितना माना जाएगा, 6 से 7.5 हो जाएगा। पीएच कितना हो जाएगा, 6 से 7.5 माना जाता है। तो फूल गोभी का खाने वाला भाग कट, सी से कॉलीफ्लावर होता है, सी से कट होता है। इससे आप ध्यान रखना। फूल गोभी के पुष्करम को रेसिमोज कहा जाता है। भारत में फूल गोभी की खेती कब प्रारंभ की गई, 15वीं शताब्दी में। कौन सी मृदा इसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है, सैंडी लोम, बलुई दोमट या दोमट भूमि इसकी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। पीएच कि भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए, तो भूमि का जो पीएच मान होना चाहिए 6 से 7.5 होना चाहिए। पीएच की खोज किसने की थी, एसपीएल सोरेनसन ने कब किया था, 1909 में किया था। पीएच का पूरा नाम पावर ऑफ हाइड्रोजन हो। पीएच स्केल का पैमाना कितना होता है, तो 0 से 14। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो फूल गोभी की फसल है क्रॉस पॉलिनेटेड, यानी पर परागित फसल है। क्या पर परागित फसल है, तो ये ध्यान रखना। अगर पूछ लेता कि फूल गोभी में किस प्रकार का व्हिच टाइप आर पॉलिनेशन आर फाउंड इन कॉलीफ्लावर, यानी फूल गोभी में किस प्रकार का परागण पाया जाता है, तो फूल गोभी में हमारा क्रॉस पॉलिनेटेड या पर परागित फसल होता है, या इसमें पर परागण पाया जाता है। अब आ जाता है इसमें वैरायटी या प्रजातियां। वैरायटियां प्रजातियां महत्वपूर्ण, इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। जैसे पूसा केतकी, पूसा दीपाली, पंत गोभी 4 और कुंवारी, ये सब फूल गोभी की बहुत ही फेमस वैरायटी, इसको सभी याद होना चाहिए। पंत गोभी 4 है, लेकिन तो इसका नाम ये ध्यान रखना, ये वैरायटी किसकी, फूल गोभी की प्रजातियां। पूसा केतकी, पूसा दीपाली, पंत गोभी 4 और कुंवारी। उसका यह अगेती प्रजाति है। किसके वैरायटी प्रजातियां तो है, लेकिन तो अगेती। मध्यम प्रजातियां पूसा अगानी, पंत सुब्रा। क्या हो जाए, पूसा अगानी, पंत सुब्रा, जाइंट स्नोवाल। क्या हो जाए, जाइंट स्नोवाल, पूसा सिंथेटिक हो जाए। क्या हो जाए, पूसा सिंथेटिक हो जाएगा। तो ये वैरायटी ध्यान रखना, इसमें पूसा अगानी, पंत सुब्रा, जाइंट स्नोवाल हो जाएगा, पूसा सिंथेटिक हो जाए। ये हमारी मध्यम प्रजातियां। अब पछेती प्रजातियां कौन कौन सी आ जाती हैं, स्नोवाल हो जाएगा 16, पूसा स्नोवाल 1 और 2 हो जाएगा। उसका पूसा हिमज्योति और पूसा शरद। ये सब हमारी फूल गोभी की वैरायटी है। इसमें जो मुख्य मुख्य वैरायटी पूछी जाती है, पूसा केतकी, पूसा दीपाली, ये पूछी जा सकती है। पूसा अगानी, पंत सुब्रा, उसके बाद पूसा सोनोवाल पूछा जा सकता है, ये पूछा। और पूसा सोनोवाल 1 2 6 ये भी पूछा जा सकता है। तो ये सब वैरायटी तो काफी फेमस है, इसको आपको सब वैरायटी याद रखना। अब इसमें अगेती कौन सा है, पछेती कौन सा है, मध्यम कौन सा, इसके बारे में भी आप सब देख लेना। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाता है सीड रेट या बीज दर। क्या हो जाएगा, सीड रेट या बीज दर। उसके बाद फूल गोभी की खेती के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर कॉलीफ्लावर कल्टीवेशन, फूल गोभी की खेती के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए, तो इसकी खेती के लिए जो उपयुक्त तापमान होना चाहिए 18 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 18 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अब देखो सीड रेट पूछा जा सकता है, बीज दर। तो इसके लिए जो बीज दर होता है 600 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। कितना होता है, 600 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। अगेती के लिए, पछेती के लिए भी हमारा 375 से 400। अगर सामान्य रूप से पूछेगा तो भी यही इसका बीज दर माना जाता है। अगेती पछेती अगर नहीं लगाता तो पूछ लेता कि फूल गोभी की बीज दर कितना हो जाएगा, तो 600 से 700 ग्राम, या कभी कभी दे सकता है 500 से 700 ग्राम भी दे सकता है, में भी हो सकता है 500 से 700 ग्राम भी हमारे पेपर में दे सकता है। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद पछेती अगर पूछ लेगा तो हमारा हो जाए 375 से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाए। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसकी जो नर्सरी डाली जाती है, एक मतलब
फूल गोभी के हेक्टेयर की रोपाई के लिए कितने वर्ग मीटर में नर्सरी डालते हैं? तो 100 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर में इसकी नर्सरी डाली जाती है, ये ध्यान रखना। अब टाइम, हाँ सोइंग टाइम यानी बुआई का समय। जब अब इसकी नर्सरी की बुआई का समय कब होता है? सोइंग टाइम या बुआई का समय। देखो अगेती जो बुआई की जाती है उसके जून में इसकी नर्सरी डाली जाती है। कब डाली जाती है? जून में इसकी नर्सरी डाली जाती है। तो ये ध्यान रखना कि अगेती अगर हम नर्सरी डालते हैं फूल गोभी की अगेती, अगर हमें जल्दी खेती करना है, पहले तैयार करना है इसका फल या इसकी फसल, तो हम इसकी बुआई कब करेंगे? जून में। और पछेती के कब करते हैं? तो सितंबर में किया जाता है। और मध्यम की हमारी नर्सरी कब डाली जाती है? तो 15 जुलाई से 15 अगस्त तक। यह है नर्सरी डालने का समय। क्या हो जाएगा? नर्सरी डालने का समय हो जाएगा। तो अगेती के जून में हम नर्सरी डालेंगे, मध्यम का 15 जुलाई से 15 अगस्त हो जाएगा, और पछेती कब हम डालेंगे? तो सितंबर से अक्टूबर में इसकी नर्सरी की बुआई की जाती है। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सीड ट्रीटमेंट, इसमें आप सबको हमने बता दिया, कई बार बताया कि सीड ट्रीटमेंट के लिए कैप्टन या थायराम का प्रयोग करते हैं। 2.5 ग्राम दवा प्रति केजी सीड की दर। अब यहाँ पर यह पूछा जा सकता है कि फूल गोभी के बीज को कितनी गहराई पर इसकी बुआई करना चाहिए? तो 1.5 सेंटीमीटर। कितने? 1.5 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन और पूछा गया था यूपी कटर में कि गाजर के बीज को कितनी गहराई पर बुआई करना चाहिए? गाजर, तो गाजर के बीज को हम कितनी गहराई पर? 1.5 टू 2 सेंटीमीटर इसके गहराई पर इसके हम बीज की बुआई करते। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारी गाजर होता है कैरेट, इसके बीज को कितनी गहराई पर बुआई की जाती है, करना चाहिए? तो 1.5 से 2 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 1.5 से 2 सेंटीमीटर होता है। यूपी कैडेट का क्वेश्चन है। मेरठ यूनिवर्सिटी जब पेपर बनाया था तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। वही हमारा फूल गोभी है कि फूल गोभी के बीज को 1.5 सेंटीमीटर। अब आ जाता कि नर्सरी की बुआई के कितने दिन बाद या रोपाई हो जाता है? तो जैसे हम नर्सरी की बुआई करते हैं उसके कितने दिन बाद इसके हम ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं? तो 4 से 6 सप्ताह बाद इसकी रोपाई की जा सकती है। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए स्पेसिंग कितना रखा जाता है, मतलब पौध अंतरण। क्या हो जाए? स्पेसिंग या पौध अंतरण। स्पेसिंग या पौध अगेती में 45 इंटू 45 सेंटीमीटर रखा जाता है। लाइन से लाइन और पौध से पौध की दोनों कितनी रखी जाती है? 45 इंटू 45 सेंटीमीटर रखी जाती है। पछेती के लिए 60 इंटू 60 सेंटीमीटर, मध्यम के लिए 60 इंटू 45 सेंटीमीटर रखा जाता है। तो ये ध्यान रखना, इसमें स्पेसिंग या पौध अंतरण अगेती में 45 इंटू 45, मध्य में 60 इंटू 45 और पछेती में 60 इंटू 60 सेंटीमीटर रखा जाता है। लाइन से लाइन और पौध से पौध की दूरी। अब आ जाता है कि फूल गोभी की फसल का मुख्य खरपतवार कौन सा होता है, यानी इसकी फसल का जो हानिकारक कीट या खरपतवार होते हैं। तो जैसे बथुआ हो जाएगा, चिनोपोडियम एल्बम, हिरनखुरी के कांगोबोला सार्बेंसिस हो जाएगा, प्याजी हो जाएगा और चटरी मटरी। क्या हो जाएगा? प्याजी और चटरी मटरी। ये सब जो होता है इसकी फसल का मुख्य खरपतवार है। क्या? बीड है। बथुआ, हिरनखुरी, उसके बाद प्याजी और चटरी मटरी। इसके कंट्रोल के लिए टॉप 25, कितना? टॉप 25 5 लीटर पर हेक्टेयर की दर से हम घोल बना के छिड़काव करते हैं। तो ये ध्यान रखना कि इसके खरपतवार का और इसके कंट्रोल के लिए टॉप 25 पर 5 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बना के छिड़काव करते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लांचिंग। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि ब्लांचिंग होता क्या है क्रिया, ये क्रिया किसमें की जाती है? तो फूल गोभी में सूर्य की रोशनी से बचाने के लिए उसकी पत्तियों द्वारा फूल गोभी के फूल को ढकने की क्रिया को क्या बोला जाता है? ब्लांचिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्लांचिंग। देखिए जब सनलाइट यानी धूप तेज होने लगता है तो फूल गोभी की जो उसके चारों तरफ ऐसे पत्तियां लगी रहती है, ऐसे पत्तियां अगर लगी रहती है, फूल बीच में से बना हुआ इसके चारों, तो इसकी पत्तियों को हम तोड़ के हल्का सा ढक देते हैं। और ढक क्यों दिया जाता है? क्योंकि इसका अगर ढकेंगे नहीं तो ये क्या होता है, इसके जो फूल होता है वो पीला होने लगेगा, क्या हल्का सा येलो होने लगेगा, और येलो होगा तो इसकी मार्केट में इसकी जो यानी मांग होती है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, इसकी क्वालिटी भी धीरे धीरे खराब होने लग सकती है। तो हमारे पेपर में जो पूछने का तरीका ये पूछा जा सकता है पहला कि ब्लांचिंग की क्रिया किसमें की जाती है। तो ब्लांचिंग की क्रिया किस फसल में की जाती है, किससे होती है, किससे संबंधित है? तो फूल गोभी से। किससे हो जाएगा? फूल गोभी से। क्या होता है अगर परिभाषा देकर पूछ लेता है कि फूल गोभी के फूल को सूर्य की रोशनी से बचाने के लिए उसकी पत्तियों द्वारा तोड़ के ढकने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो ब्लांचिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लांचिंग कहा जाता है। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब
अब देखिए इसमें जो बीमारी लगती है, हमने बताया था कि फूल गोभी की जो नर्सरी में, इसकी नर्सरी में ज्यादा बीमारी लग सकती है क्योंकि इसकी नर्सरी डाली जाती है। उसकी जो पौधा क्या होता है, जब छोटी अवस्था में रहता है तो काफी मुलायम होता है। अब देखो डंपिंग आप या आर्द्र गलन, हमने बताया कि नर्सरी की जो सबसे मुख्य बीमारी होती है यही होती है डंपिंग आप, या जिसे बोला जाता है आर्द्र गलन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आर्द्र गलन, या जिसे बोला जाता है बीज सैया रोग। क्या बोला जाता है? बीज सैया रोग। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये भी ध्यान रखना, बीज सैया रोग पूछा जा सकता है, या आर्द्र गलन या डंपिंग आप। ये नर्सरी में लगने वाला मुख्य बीमारी है जो किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा। कवक का नाम राइजोक्टोनिया सोलेना या पीथियम अल्टीमम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पीथियम अल्टीमम द्वारा होता है। तो जो हमारे पेपर में यही कई बार पूछा गया कि बीज नर्सरी की सबसे मुख्य बीमारी कौन सी होती है, या बीज सैया की सबसे मुख्य बीमारी, तो हमारा ये कौन सा डंपिंग आप या आर्द्र गलन हो जाएगी, जो किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा होता है। किसके द्वारा? कवक द्वारा होता है। कवक का अगर नाम पूछे राइजोक्टोनिया सोलेना या पीथियम अल्टीमम हो जाए। इसके कंट्रोल के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सीड ट्रीटमेंट या बीज उपचार किया जाता है। क्या किया जाता है? सीड ट्रीटमेंट या बीज उपचार किया जाता है। अब सीड ट्रीटमेंट के लिए हमने बता दिया आपको कि कैप्टन या थायरान नामक दवा का प्रयोग किया जाता है, तो उससे सीड ट्रीटमेंट या बीज उपचार किया जाता है, जो किससे किया जाता है? कवकनाशी या फंजीसाइड से किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है काला विगलन। क्या हो जाएगा? कि फूल गोभी के फूल को सूर्य की रोशनी से बचाने के लिए उसकी पत्तियों द्वारा तोड़ के ढकने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो ब्लांचिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लांचिंग कहा जाता है। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें जो बीमारी लगती है, हमने बताया था कि फूल गोभी की जो नर्सरी में, इसकी नर्सरी में ज्यादा बीमारी लग सकती है क्योंकि इसकी नर्सरी डाली जाती है। उसकी जो पौधा क्या होता है, जब छोटी अवस्था में रहता है तो काफी मुलायम होता है। अब देखो डंपिंग आप या आर्द्र गलन, हमने बताया कि नर्सरी की जो सबसे मुख्य बीमारी होती है यही होती है डंपिंग आप, या जिसे बोला जाता है आर्द्र गलन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आर्द्र गलन, या जिसे बोला जाता है बीज सैया रोग। क्या बोला जाता है? बीज सैया रोग। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये भी ध्यान रखना, बीज सैया रोग पूछा जा सकता है, या आर्द्र गलन या डंपिंग आप। ये नर्सरी में लगने वाला मुख्य बीमारी है जो किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा। कवक का नाम राइजोक्टोनिया सोलेना या पीथियम अल्टीमम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पीथियम अल्टीमम द्वारा होता है। तो जो हमारे पेपर में यही कई बार पूछा गया कि बीज नर्सरी की सबसे मुख्य बीमारी कौन सी होती है, या बीज सैया की सबसे मुख्य बीमारी, तो हमारा ये कौन सा डंपिंग आप या आर्द्र गलन हो जाएगी, जो किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा होता है। किसके द्वारा? कवक द्वारा होता है। कवक का अगर नाम पूछे राइजोक्टोनिया सोलेना या पीथियम अल्टीमम हो जाए। इसके कंट्रोल के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सीड ट्रीटमेंट या बीज उपचार किया जाता है। क्या किया जाता है? सीड ट्रीटमेंट या बीज उपचार किया जाता है। अब सीड ट्रीटमेंट के लिए हमने बता दिया आपको कि कैप्टन या थायरान नामक दवा का प्रयोग किया जाता है, तो उससे सीड ट्रीटमेंट या बीज उपचार किया जाता है, जो किससे किया जाता है? कवकनाशी या फंजीसाइड से किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है काला विगलन। क्या हो जाएगा? काला विगलन। ये उतना बीमारी महत्वपूर्ण नहीं है। इस रोग में पत्तियों के किनारे पर बी आकार के काले धब्बे बन जाते हैं। क्या होता है? बी आकार के काले धब्बे बन जाते हैं। ये उतना ज्यादा महत्व। उसको होता है जीवाणु। क्या होता है? एक जीवाणु द्वारा बीमारी होती है जेंथ्रोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा होता है। जीवाणु का नाम जेंथ्रोमोनास कैम्पेस्ट्रिस द्वारा होता है। अब ये बीमारी महत्वपूर्ण, बटनिंग, ये काफी बीमारी, ये जो बटनिंग है, विप्टल है, ब्राउनिंग है, ये बीमारी काफी महत्वपूर्ण है और ये पूछे भी जाती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। अब देखो बटनिंग ये होता है, बटनिंग ये नाइट्रोजन की कमी से होता है। पहला क्वेश्चन ये बन गया कि बटनिंग रोग किसमें होता है? तो फूल गोभी में होता है। किसमें होता है? फूल गोभी में। किसकी कमी से? तो नाइट्रोजन की कमी से होता है। किसकी कमी से? नाइट्रोजन की कमी से होता है। इस रोग में फूल का आकार बटन के आकार का हो जाता है। यानी जब नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो जो फूल है वो छोटे छोटे ऐसे रह जाते हैं, बढ़ेंगे नहीं, यानी उसकी साइज ज्यादा नहीं, ऐसे बटन के आकार के ही रह जाते हैं। तो इसी को बोला जाता है बटनिंग बोला जाता है। यानी जब इस पौधे की हम रोपाई कर देते हैं, अगर उसमें नाइट्रोजन की कमी हम अच्छा तरीके से माइनर फर्टिलाइजर खाद्य उर्वरक अगर नहीं दे पाए हैं तो इसमें नाइट्रोजन की कमी हो गई, और नाइट्रोजन की कमी हो गई तो इसका फल पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इसका फल छोटे छोटे बटन के आकार का हो जाता है। तो इसीलिए इसे बोला जाता है बटनिंग डिजीज। किसमें होता है? फूल गोभी में। डिफिशियंसी ऑफ व्हिच एलिमेंट, किस तत्व की कमी से होता है? तो नाइट्रोजन की कमी के कारण
होता है। ठीक है, इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, होलो स्टेम, खोखला तना जो होता है, खोखला तना, ये भी नाइट्रोजन की अधिकता से होती है। किसके कारण? अगर हम इसमें नाइट्रोजन की अधिकता होगी, जैसे अगर हमें यूरिया खाद देते हैं, देना चाहिए कम, हमने जहाँ 10 किलो देना है वहाँ हमने 50 किलो लाके एक बोरी पटक दी है, एक बोरी डाल देंगे एक पेड़ के नीचे, तो क्या हो जाएगा, वो सूख जाएगा, तुरंत क्या हो जाएगा, खोखला हो जाएगा। अगर ज्यादा हो गया तो जल जाएगा, अगर कुछ ज्यादा हुआ तो क्या होता है, होलो स्टेम या मतलब खोखला तना बीमारी हो जाता है नाइट्रोजन की अधिकता के कारण। अब क्लोरोसिस, हरितमाहीनता, अब ये मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है, इसकी पत्तियां धीरे धीरे पीली होने लगती। क्या होती है, पीली होने लगती। हरितमाहीनता मतलब क्लोरोसिस जो हरापन होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। क्या होता है, वो कम होने लगता है, हरापन, तो इसे बोला जाता है क्लोरोसिस या हरितमाहीनता, मतलब क्लोरो जो हरा रंग होगा वो धीरे धीरे कम होने लगता है। रेसिमोज, ये भी ज्यादा टेम्परेचर, अधिक तापमान तथा नाइट्रोजन की अधिकता से, तो ये बीमारी तना नहीं महत्वपूर्ण, ये बीमारी महत्वपूर्ण है, और ये बीमारी भी कुछ, ये ज्यादा बीमारी महत्वपूर्ण नहीं है। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बटनी हमने बताया वो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब ये दो बीमारी इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। पहला हो जाएगा ब्राउनी, क्या हो जाएगा, ब्राउनी। अब ये किसकी कमी से होता है, तो बोरान की कमी से। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण, ये ध्यान रखना। ब्राउनी बीमारी जो होता है, पहले ये ध्यान रखना कि ब्राउनी बीमारी होता किसमें है, तो फूल गोभी में होता है। पहले ये पूछने का तरीका है कि ब्राउनी बीमारी किसमें होता, फूल गोभी में होता। किसकी कमी से होता, तो बोरान की कमी से होता। किसकी कमी से होता, बोरान की कमी से होता। सबसे बटनी पूछा जाता, ब्राउनी पूछा जाता, ब्लांचिंग पूछा जाता। ये सब क्वेश्चन काफी बार और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण, व्हिप्टल जिसे बोला जाता है। क्या व्हिप्टल डिजीज जो होता है किसमें होता है, तो ये तो कई बार पूछा जाता, तो ये किसमें होता है, फूल गोभी में होता है। किसके कारण होता, तो मोलिबेडिनम की कमी के कारण हो जाएगा। किसके कारण, मोलिबेडिनम की कमी के कारण हो जाएगा। उसको लालमी रोग, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, वो ये भी बोरान की कमी से होता है। तो इसमें जो डिजीज है उसको हमने आप सबको बताया कि ब्लांचिंग पूछा जाता है कि ब्लांचिंग किसमें होता है और किसकी कमी, किसके कारण होता है, ये होता है। उसके बाद ब्राउनिंग हो जाएगा, बटनिंग हो जाएगा, व्हिप्टल हो जाएगा। ये सब आप सबको एक एक क्वेश्चन आपको जरूर ध्यान रखना। जो इस पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं उसको तो आप सबको सब क्वेश्चन अच्छे से ध्यान। अब जाता है ईल्ड या उपज। देखो इसमें अगेती जो हमारी फसलें होती, अगेती तथा मध्यम दोनों इसमें देखा जाता है। अगेती तथा मध्यम दोनों में जो उपज होता है 100 से 125 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। कितना होता है, 100 से 125 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। पछेती में जो उपज होता है 150 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। कितना होता है, 150 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अगर यहाँ पर पूछ लेता है, ये क्वेश्चन एक बार किसी या बीएचयू या आईसीआर में लगभग पूछा गया था कि फूल गोभी के 1 हेक्टेयर खेत से लगभग कितने फूल प्राप्त होते हैं, यानी 1 हेक्टेयर खेत से लगभग कितने फूल प्राप्त होते हैं, तो 20 से 25 हजार फूल प्राप्त होते हैं। अगर वहां पर फूलों की संख्या बात किया जाए कि नंबर ऑफ जो कड होते हैं, क्या होता है, कड होते हैं जिसका खाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो नंबर ऑफ कड या फूलों की संख्या कितनी होती है, तो 20 से 25 हजार फूल प्रति हेक्टेयर प्राप्त किए जाते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रति अगेती तथा मध्यम के लिए 100 से 125, पछेती के लिए 150 से 250 क्विंटल, तथा अगर फूलों की संख्या बात करेंगे तो 20 से 25 हजार फूल प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टोरेज, भंडारण के लिए टेम्परेचर, तापमान कितना होना चाहिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अपेक्षित आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 85 से 90%। अगर बीज की उपज की बात कर ली जाए, सीड के लिए बीज उपज कितना होता है, तो 3 से 5 क्विंटल बीज की उपज होता है। क्या होता है, अगर देखा जाए फूल गोभी से अगर हमें बीज लेना है तो 3 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसमें उपज, बीज उपज प्राप्त होता है। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हम पत्ता गोभी या कैबेज की खेती, इसको हम 5 मिनट लगेगा कंप्लीट करा देते हैं। पत्ता अभी समझ लीजिए, अभी आपके पास समय 15 मिनट में तो आराम से कंप्लीट हो जाएगा। पत्ता गोभी यानी कैबेज कल्टीवेशन जिसे बोला जाता है, पत्ता गोभी यानी पात गोभी की खेती है जिसे बोला जाता है कैबेज कल्टीवेशन।
क्या हो जाएगा, कैबेज कल्टीवेशन है पत्ता गोभी की खेती। तो इसके बारे में हम देखते हैं, चलिए आगे। अब देखो आ जाता है इसका बोटेनिकल है। हमने आप सबको पहले बताया था कि केवल वैरायटी अलग रहेगा, इसका